स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप, ये कितने प्रकार का होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें अपन अतिसंयुग्मन प्रभाव को काम में लेके उसकी चर्चा करेंगे। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी? टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रकार। यह हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो अतिसंयुग्मन प्रभाव है, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये बोला जाता है कि अतिसंयुग्मन प्रभाव दो तरीके का होता है। अतिसंयुग्मन प्रभाव दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या है? ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव, ऐसा अतिसंयुग्मन प्रभाव जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। और एक ऐसा अतिसंयुग्मन प्रभाव जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन खींचे जाएं, इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएं। तो ऐसा इस बेस पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने प्रकार का हो गया? दो तरीके का हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अपने इसकी वन बाय वन चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन को, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, तो क्या हो गया? प्लस एच प्रभाव, या अपन इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? प्लस एच इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसका मतलब माइनस एच प्रभाव। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दो तरीके का हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस एच और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस एच प्रभाव। अब अपन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की, जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। अपन इसमें चेक करेंगे कि प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है। तो अपन ने इसकी परिभाषा क्या बोली कि ऐसा प्रभाव जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, वो क्या कहलाता है? प्लस एच प्रभाव। तो सबसे पहले मैं इस प्लस एच प्रभाव को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लस एच प्रभाव समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे अपने कंपाउंड में पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन कंपाउंड में, अपने हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या पढ़ा था? ओवरलैपिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी किसके बीच में हो रही थी? या तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, या मैं कहूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या हो रही थी? ओवरलैपिंग हो रही थी। इसके सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के आधार पर अपन एग्जांपल अलग देखे थे, और सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के आधार पर अपन एग्जांपल अलग देखे थे। उसी एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कोई कॉमन एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा था इन कंपाउंड में ओवरलैपिंग या हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? कोई भी ग्रुप है, ग्रुप कोई भी क्या लिया मैंने? ग्रुप लिया। जैसे एल्किन ले ली, या मैं कहूँ रेडिकल ले लिया, अपने कल पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में, या कार्बोकेटाइन ले लिया। अपन ने इसकी बात की थी, कार्बोकेटाइन, रेडिकल या एल्किन, इन सभी के साथ
अगर इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ये जो पास वाला कार्बन है ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर यहाँ पर जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं, यहाँ पे जुड़ने वाले ग्रुप के क्या क्या हो सकते हैं, अपन ने पहली बात तो की थी अल्फा हाइड्रोजन की, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस हाइड्रोजन के समस्थानिक की, इस हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, डिफर। तो मैंने क्या कहा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक को काम में लेता हूं तो इसमें जो प्रभाव लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्लस एच प्रभाव। इसकी अपन कंपैरेटिवली बात करेंगे। तो मैंने कहा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अगर काम में ले लें, आइसोटोप का बेसिकली मीनिंग क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। इसी बेस पर हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 में जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, प्रोटियम 1H1, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसी तरीके से मैं बात करूं ड्यूटेरियम D1D2, ये क्या है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसी तरीके से मैं बात करूं ट्राइटियम 1T3, ये क्या है, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हो गए, 3 हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आइसोटोप का मतलब मैंने क्या बोला, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, 1, ये क्या है, परमाणु संख्या 1। और मैंने क्या बोला, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, 1, 2, 3, ये डिफरेंट है और ये एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दूं, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, तो इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इस अल्फा कार्बन पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, जो किससे जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड में एक बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनमें मैं किसी भी ग्रुप की अगर बात करूं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है या रेडिकल भी आ सकता है, क्योंकि अपन यहाँ पे कैसे कंपाउंड ले रखे हैं, एल्किन, रेडिकल और कार्बोकेटाइन। इसमें से पॉजिटिव भी हो सकता है या रेडिकल भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस ऐसे नहीं लग रहा इस बॉन्ड में से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको इस कंपाउंड या इस ग्रुप को क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो किसी ग्रुप, इस ग्रुप को क्या है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। तो अब बात आती है कि अपन ने क्या काम में लिया, आइसोटोप। इन आइसोटोप का इस हाइपर कॉन्जुगेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो कौन सा इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इजीली देगा, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो मैंने बात की यहाँ पे अगर मैंने समस्थानिक या आइसोटोप को काम में लिया तो कौन सा इजीली कंपैरेटिवली ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। तो एक बात बोली जाती है कि जो हैवियर आइसोटोप है, भारी समस्थानिक, इसको याद रखिएगा, भारी समस्थानिक की बंध सामर्थ्य, भारी समस्थानिक की बंध सामर्थ्य ज्यादा होती है।
ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा, भारी समस्थानिक। भारी समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, हैवियर। हैवियर आइसोटोप है। हैवियर आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, जिसकी क्या हो, मास नंबर, जिसका क्या हो, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या हो, ज्यादा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैवियर आइसोटोप। हैवियर आइसोटोप की बंध सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ, बंध सामर्थ्य का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना, बंध कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या कहा, भारी समस्थानिक की बंध सामर्थ्य ज्यादा होती है। भारी समस्थानिक की बंध सामर्थ्य ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कार्बन के साथ, अगर मैं ये जो ध्यान से देखना, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, एल्फा कार्बन, ये जो एल्फा कार्बन है इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन को जोड़ूं, या इस एल्फा कार्बन के साथ ड्यूटेरियम को जोड़ूं, या एल्फा कार्बन के साथ ट्राइटियम को जोड़ूं, तो इसमें से मैंने क्या कहा, भारी समस्थानिक। भारी समस्थानिक इसमें से कौन सा है, ट्राइटियम, जिसकी क्या है, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3, और एटॉमिक नंबर सभी में सेम है। तो हैवियर आइसोटोप क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बंध सामर्थ्य ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया कंपैरेटिवली इन दोनों के सापेक्ष। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये हैवियर आइसोटोप है, इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली यहाँ पे नहीं आएंगे। इसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपैरेटिवली इतना इजीली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये बॉन्ड क्या होगा इसके कंपैरेटिवली, ये क्या है, हैवियर आइसोटोप नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होने से CH बॉन्ड क्या देगा, प्लस H प्रभाव ज्यादा देगा कंपैरेटिवली Ct की। तो ये अपनी बात हो गई, कौन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा और कौन कम। अब मैं इसको अगर आइसोटोप की है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना, अगर बात आइसोटोप की है, हाइड्रोजन के आइसोटोप की, अगर मैं इसको प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ूं, ध्यान से देखिएगा, इसी एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैंने कहा आइसोटोप कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, प्रेरणिक प्रभाव को अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के सापेक्ष बात करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव कंपैरेटिवली बात करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो अपन ने प्रेरणिक प्रभाव में पढ़ा था कि प्रेरणिक प्रभाव ऐसा प्रेरणिक प्रभाव जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या हुआ, प्लस I प्रभाव, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, माइनस I प्रभाव। इसी तरीके से अगर अतिसंयुग्मन प्रभाव की मैं बात करूं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाए वो क्या होगा, प्लस H, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जाए वो क्या होगा, माइनस H। या अगर मैं यहाँ पे बात करूं अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन कंपैरेटिवली अपन इसको एक साथ जोड़ के बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट, या मैं कहूँ ट्राइटियम की जो प्लस I पावर है वो ज्यादा होती है ड्यूटेरियम और प्रोटियम के सापेक्ष। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अतिसंयुग्मन प्रभाव की, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा समस्थानिक में। तो अपन ऐसा अभी पढ़ा है कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्राइटियम, तो कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग,
ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे इजीली बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कंपाउंड या इस ग्रुप के साथ नहीं आ पाएंगे, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और कार्बन हाइड्रोजन में इजीली इन्वॉल्व, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इजीली होगा जिसके कारण हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँ, ये तो बात की ब्रेनिक प्रभाव की। अब अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँ तो कार्बन हाइड्रोजन में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो मैं कहूँगा प्रोटियम में, प्रोटियम का मतलब क्या हुआ, H हाइड्रोजन में ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम। तो इस कार्बन के साथ जुड़ने वाला जो प्रोटियम है, प्रोटियम वो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। इस कार्बन की वैलेंसी अगर मैं कंप्लीट करके लिखूं तो इसके साथ क्या है, प्रोटियम। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, और एक क्या हो जाएगा, ट्राइटियम। तो सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो प्रोटियम देगा। प्रोटियम के आधार पर अगर मैं इस ग्रुप की, इन ग्रुप में डिसाइड करूं हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होगा, CH3 में, उसके बाद CD3 में, उसके बाद CT3 में। तो ये अपनी बात हो गई प्लस H प्रभाव, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अपने रिलेटिव जो हेवियर आइसोटोप है उसकी बॉन्ड सामर्थ्य के आधार पर, बंध सामर्थ्य के आधार पर अपन ने इसका ऑर्डर देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये तो हो गई प्रेरणिक प्रभाव और अतिसुगमन प्रभाव के आधार पर इनका बेसिकली ऑर्डर हो गया। अब बात आती है कि प्लस H प्रभाव, प्लस H प्रभाव यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रेरणिक प्रभाव में तो क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीटली, या मैं कहूँ बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, एक पे नेगेटिव चार्ज, जिसमें डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ पे पार्शियली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब अपन बात करें इन दोनों में ये जो ऑर्डर बताया गया है इनके समस्थानिकों का, इसको किसको डोमिनेंट माने, डोमिनेंट कौन सा होगा, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ऑर्डर सही माने या अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर ऑर्डर को सही माने। तो एक बात बोली जाती है, ध्यान से समझिएगा, एक बात बोली जाती है कि जो अतिसुगमन प्रभाव है, अतिसुगमन प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। मैंने क्या कहा, अतिसुगमन प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज डोमिनेंट और इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा अतिसुगमन प्रभाव प्रभावी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने ये जो ऑर्डर देखा है प्लस H प्रभाव का, अब अगर मैं बात करूं प्लस H प्रभाव की तो अपन इन दोनों में कंपैरेटिवली बात करेंगे। तो जो समस्थानिक मैंने लिए हाइड्रोजन के, उसमें अपन क्या नहीं देखेंगे, प्रभावी कौन सा है, अतिसुगमन प्रभाव। तो अपन प्रेरणिक प्रभाव को नहीं देखेंगे, किसके आधार पर बताएंगे ऑर्डर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर। ये जो इसके आधार पर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरऑल अपना ऑर्डर होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का ऑर्डर होगा, वो किस आधार पर बताएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। तो अपना ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवरऑल प्लस H प्रभाव, ओवरऑल प्लस H प्रभाव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ओवरऑल ऑर्डर की बात करो, इतनी देर तो क्या था, सस्पेंस था, कंफ्यूजन था कि अगर अपन बात करें जो समस्थानिक है उसमें प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ऑर्डर सही बताएं या जो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर ऑर्डर सही बताएं। तो अब मैंने क्या कहा, अतिसुगमन प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। तो अपन जो हाइपर ये जो इंडक्टिव फैक्टर इसको अपन नहीं देखेंगे, तो किसके आधार पर अपन ये ऑर्डर बताएंगे सही, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। तो इन दोनों का कंक्लूजन निकाला मैंने कि हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अपना ऑर्डर सही होगा। ओवरऑल ऑर्डर किस आधार पर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपना ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन ग्रुप में CH3 का सबसे ज्यादा प्लस H, उसके बाद अगर मैं बात करूं CD3 का,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो Ct3 का, ये अपना क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया, प्लस H प्रभाव शो करने वाले ग्रुप हो गए। इजीली किस में होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 में सबसे ज्यादा होगा, Ct3 में कम, उसके बाद Ct3 में सबसे कम। ये अपनी बात हो गई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव की, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हो। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। तो ये अपन ने बात कर ली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जिसमें खींचे जाएं। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या है, माइनस, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो माइनस चार्ज प्रभाव क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसको मैं इस माइनस चार्ज प्रभाव को समझाने के लिए अपन बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे अपने कोई ग्रुप ले रहे हैं, कोई भी ग्रुप जिसमें अपन हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देख रहे हैं, एल्किन या रेडिकल या कार्बोकेटाइन, इससे जुड़ा जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा या कुछ कोई भी ग्रुप होगा, वो अगर इससे कोई भी अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है, तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या हो, माइनस H प्रभाव इसकी वजह से शो किया जाएगा। तो इस कार्बन अल्फा कार्बन पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हो। इसी के आधार पर अगर मैं यहाँ पे काम में लूँ, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे हेलोजन काम में ले लेता हूँ, हेलोजन X, इस ग्रुप या एटम की जगह मैं क्या काम में ले लूँ, X, तो इस कार्बन के साथ X बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करके मैं इन ग्रुप्स को अपने साथ लिख रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ जैसे CF3, Cl3, Cbr3, Ci3, अगर इनकी कंपैरेटिवली अगर मैं इसको प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ूं, प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ने से अपने को इजीली याद रह जाते हैं। प्रेरणिक प्रभाव से अगर मैं जोड़ूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा किसका होता है, प्रेरणिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्या हो गया, प्रेरणिक प्रभाव का जनरल ऑर्डर हो गया, जिसमें माइनस I प्रभाव हो गया। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तो CF3 का यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनस I, उसके बाद CCl3 का, उसके बाद CBr3 का, उसके बाद Ci3 का। ये ऑर्डर किसका हो गया, प्रेरणिक प्रभाव का। अगर मैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से जोड़ूं, अगर इसी ग्रुप्स को मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ जोड़ दूं, CCl3, CBr3, Ci3, अगर मैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से जोड़ूं तो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो इसमें कॉमन एटम क्या है, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। डिफरेंट एटम क्या है, फ्लोरीन, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन और कार्बन के साथ आयोडीन। तो अगर मैं हेलोजन की बात करूं, डिफरेंट एटम क्या है, हेलोजन्स, तो एक बात बोली जाती है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान से सुनिएगा, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसी तरीके से तो वर्ग में होते हैं हेलोजन्स, ये हेलोजन्स हो गए। अगर मैं कहूँ वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, इनका आकार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा आकार किसका है, आयोडीन का। अगर इस आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा होगी और नाभिक और
नाभिक और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से ये बॉन्ड क्या हो गया, इनके बीच कार्बन और जो आयोडीन बॉन्ड है ये क्या हो गया, वीक हो गया, आकर्षण कम हो गया, तो बॉन्ड क्या हो गया, वीक। बॉन्ड क्या हुआ, वीक हो गया। या अगर बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या है, सीआई बॉन्ड की जो क्रियाशीलता है, सीआई बॉन्ड की जो क्रियाशीलता वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सीआई बॉन्ड की क्रियाशीलता ज्यादा हो गई क्योंकि इसका आकार ज्यादा हो गया। तो सीआई बॉन्ड की अगर क्रियाशीलता ज्यादा है, अगर यहाँ पे हेलोजन की जगह मैं अगर आयोडीन लगा दूं तो यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी कंपेरेटिवली अनदर हेलोजेंस। तो अगर यहाँ पे मैं अल्फा कार्बन पर आयोडीन लगा दूं, आयोडीन लगाने से इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसका मतलब क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींचेगा। हेलोजन है क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो -H प्रभाव की बात करें जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे जाते हैं, तो ये ग्रुप और एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, भी वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि इसका आकार सबसे ज्यादा है जिसके कारण ये बॉन्ड वीक है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इधर, जिसकी क्या है, CH बॉन्ड में Ci का क्या है, क्रियाशीलता ज्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें अगर मैं बात करूं अतिसंयुग्मन प्रभाव की, अतिसंयुग्मन प्रभाव किसमें ज्यादा होगा, तो मैंने क्या कहा, Ci3 में ज्यादा होगा, उसके बाद Cbr3 में। क्यों होगा, मैंने कारण बता दिया कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में आकार बढ़ता है जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है दूरी बढ़ने के साथ। और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, जो कार्बन और हेलोजन Ci के बीच क्या हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा क्योंकि ये -H प्रभाव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे। तो ये था। अब बात आती है कि अपन प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर बताएं इसका ऑर्डर, या इन ये जो ग्रुप्स मैंने लिखे हैं, ये जो ग्रुप्स कार्बन हेलोजन, ये जो कार्बन हैलाइड्स हैं, अगर इनकी मैं बात करूं, इन ग्रुप्स की, या तो अपन प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर इसका ऑर्डर बताएं या अपन अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर अपन ओवरऑल ऑर्डर बताएं। तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ऑर्डर किस आधार पर देखा जाता है, तो मैंने क्या कहा था, अतिसंयुग्मन प्रभाव हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर। इंडक्टिव इफेक्ट पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट है तो अपने को प्रेरणिक प्रभाव नहीं देखना। ये अगर डोमिनेंट है अपने को प्रेरणिक प्रभाव नहीं देखना। तो अपन किस आधार पर बताएंगे, अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर इन ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है उसके अपन चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर किस आधार पे, ध्यान से देखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के आधार पर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, Ci3 की, Ci3, उसके बाद Cbr3, उसके बाद CCl3, उसके बाद CF3। ये अपनी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर हो गई, जिसमें आपने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव प्रभावी होता है। तो प्रभावी होने के कारण ओवरऑल ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर का ये हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की हाइपर कॉन्जुगेशन कितने प्रकार का होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स, एक तो +H होता है, एक -H होता है। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपनी बात होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन की। अनुप्रयोग, जिसमें अपन कुछ कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को काम में लेके कंपाउंड में किस तरीके की और चर्चा कर सकते हैं, जिसमें अपना क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग। तो अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ
application of hyperconjugation effect, application of hyperconjugation effect, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं किसके? अतिसंयुग्मन प्रभाव के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? जैसे अपने हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पढ़ा था? एक तो कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, एक किस में पढ़ा था? रेडिकल में, एक किस में पढ़ा था? एल्किन में। तो कार्बोकेटाइन, रेडिकल और एल्किन, इन तीनों की अपन क्या करेंगे? स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसकी सब कैटेगरी में सबसे पहले क्या काम में ले रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसके अपन बात करने से पहले अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को काम में लेके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखी जाती है उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 CH3 पॉजिटिव। अपने को ये पूछ ले कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। अपने को क्या पूछ ले? स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि दिया गया कंपाउंड क्या है। तो दिया गया कंपाउंड क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो अपन क्या देखेंगे? ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? जिसमें इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव वाला कार्बन है, ये जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या हो? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन से अपन चेक करेंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट पास वाले कार्बन क्या है? अल्फा, ये भी क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाले कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अब अगर मैं बात करूं कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी उसका स्थायित्व है वो किस बात पे डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे स्थायित्व ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 9 है, तो इस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। तो ये अपन ने देखा कार्बोकेटाइन के स्थायित्व में कि अपन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अपन अल्फा हाइड्रोजन से क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो होने से अतिसंयुग्मन प्रभाव को अपन काम में लेके किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख लिए किस में आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन या उसका अनुप्रयोग। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स कल के लेक्चर में और देखेंगे जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को काम में लेके उस किसी कंपाउंड या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करिए, लिख लिख के याद करिएगा। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।